Hello everyone, this is me, Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, today we are going to discuss the very next chapter in a general physiology. ठीक है? In today's class, we are going to discuss the chapter number 6, which is about the cellular transport. ठीक है, अब याद रखिए सेल के अंदर हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, यानी सेलुलर ट्रांसपोर्ट के हमारे पास कितने हैं? दो किस्म है। एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं उसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए दो किस्म की ट्रांसपोर्ट होती है। एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, रिमेंबर ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ये इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। यानी वो ट्रांसपोर्ट जो विदाउट एनर्जी होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन द फर्स्ट वन, विच इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. So let me discuss passive transport. Again I am repeating, the transport which happens without the use of energy. एनर्जी क्या है? एटीपी। विदाउट द यूज ऑफ एटीपी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। टाइप्स पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1, द फर्स्ट टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इज सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा है? सिंपल डिफ्यूजन। अब व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? एंड सिंपल डिफ्यूजन substances moves from high concentration to low concentration. ठीक है, ये वो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें सब्सटेंसेस जाते हैं कहां से कहां? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. Again it is a type of passive transport, so no energy required. No energy required. ठीक है,
सिंपल डिफ्यूजन जो है ये तब होगा जब इसके लिए अवेलेबल होगा क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। What is concentration gradient? For example, we have side A and side B. एक जगह पे एक सब्सटेंस का लेवल क्या है, हाई है, और दूसरी पे कम है। तो ये जो हाई और कम है दोनों साइड पे, इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यानी एक साइड पे कंसंट्रेशन हाई है, दूसरी साइड पे लो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन तब होगा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ए और बी साइड है और दोनों पे कंसंट्रेशन सेम है, दोनों पे हाई है, तो देयर विल बी नो डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा याद रखें, सिंपल डिफ्यूजन depends on certain conditions. Simple diffusion depends on number one. सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास डिपेंड करता है पहले क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करता है एरिया पे। तीसरा ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब देखें, इन तीनों चीजों को देखकर एक साइंटिस्ट था, एक फिजियोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था फेक्स। ठीक है, फेक्स ने एक लॉ पेश की है जिसको हम कहते हैं फेक्स लॉ। ठीक है, इन तीनों चीजों को देखकर फेक्स ने एक लॉ पेश की जिसको हम कहते हैं फेक्स लॉ। अब फेक्स लॉ में क्या होता है, रिमेंबर, फेक्स लॉ स्टेट दैट नंबर वन, फेक्स लॉ स्टेट दैट diffusion is directly proportional to concentration gradient. Fick said कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है तो ज्यादा डिफ्यूजन होगी, कम है तो कम डिफ्यूजन होगी। दूसरा, Fick said कि डिफ्यूजन is directly proportional to area. अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा डिफ्यूजन होगा, एरिया कम होगा तो कम डिफ्यूजन होगा। तीसरा, Fick said कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन is inversely proportional to thickness of मेम्ब्रेन। कहता है कि अगर किसी चीज की थिकनेस ज्यादा होगी तो उससे कम डिफ्यूजन होगी, अगर थिकनेस कम होगी तो ज्यादा डिफ्यूजन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल से कि दिस इज अ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन क्या है, थिक नहीं है, थिन है, तो इससे ज्यादा डिफ्यूजन होगा। लेकिन अगर इसको मैं थिक करूं, 3 मार्कर से बना दिया, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इस मेम्ब्रेन की जो है वो थिकनेस ज्यादा हो गई, तो जब थिकनेस ज्यादा होगी इससे जो डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ सिंपैसिव ट्रांसपोर्ट का जो सेकंड टाइप है, इट इज facilitated diffusion. It is facilitated diffusion. ठीक है, 1 मिनट कॉल आ रही है।
द सेकंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ two containers A and B. ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मौजूद है यहां पे सब्सटेंस इन अ हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहां पे मौजूद है इन लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है, होना तो ये चाहिए कि हमारे पास क्या हो जाए, डिफ्यूजन हो जाए, लेकिन कहते हैं कि फिर भी डिफ्यूजन नहीं होता। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है लेकिन डिफ्यूजन फिर भी नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इस चीज को, इस डिफ्यूजन को होने के लिए सर्टेन चीजें रिक्वायर्ड है, सर्टेन चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे कि सर्टेन प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं या ये जो चैनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करते हैं। जब ये चैनल होगा तब ये डिफ्यूजन होगा, जब ये चैनल नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो चैनल है इस डिफ्यूजन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यानी दैट टाइप ऑफ डिफ्यूजन या दैट टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट्स in which there is a need of special type of channel proteins to have a diffusion, such type of diffusion is known as facilitated diffusion. अब इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए it is in a passive transport, is a type of passive transport, but इसके लिए proteins channel क्या है, required है, तो such type is known as facilitated diffusion. Clear? अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, डिफिनीशन लेके पहले, in this case, yeah, in this diffusion, certain carrier proteins are required. ठीक है, certain carrier proteins are required. एग्जाम्पल क्या है इसके, ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ग्लूट चैनल्स। ठीक है, इस ग्लूट चैनल के बगैर ग्लूकोज कभी भी हमारे पास सेल में क्या नहीं जा सकता। इसी तरह वाटर, अगर वाटर जाना चाहता है कि वो सेल के अंदर जाए, ठीक है, क्योंकि वाटर का लेवल फॉर एग्जांपल सेल में कम है और आउट ऑफ द सेल हाई है, तो हाई से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा कि नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है लेकिन फिर भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्पेशल चैनल प्रोटीन रिक्वायर्ड है जिसको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। ठीक है, ग्लूट चैनल फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, एक्वापोरिन्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा, पैसिव सिंपल डिफ्यूजन की एग्जांपल्स क्या है, ये मैं भूल गया था, लेट मी टेल यू है। इसका एग्जांपल है नंबर 1। ठीक है, अगर आप देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। ठीक है, अब यहां पे देखें, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, जो हमारे कैपिलरीज है, जो वेन्स है, जो करीब जाते हैं किसके, लंग्स के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम
ब्लड वेजल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो ब्लड वेजल से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है कहां पे? लंग्स में, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरह लंग्स में ऑक्सीजन हाई, ब्लड वेजल्स में ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लंग्स से जाता है कहां पे? ब्लड वेसल्स में। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब अगर देखें दूसरा, अगर आप एक डिजीज को जानते हो एम्फाइसेमा, ठीक है, एम्फाइसेमा के अंदर क्या होता है? एक्चुअल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है उस मेम्ब्रेन की, तो क्या होता है? मेम्ब्रेन का एरिया कम हो जाता है। अब मेम्ब्रेन का एरिया जब कम हो जाता है तो एरिया के साथ डिफ्यूजन का डायरेक्ट रिलेशन है, तो एरिया कम डिफ्यूजन कम। ठीक है, तो एम्फाइसेमा की जो डिजीज है उसमें ऑक्सीजन का लेवल इसलिए कम होता है क्योंकि वहां पे जो एरिया है वो कम होता है। इसी तरह आप अगर एक डिजीज का दूसरा का नाम जानते हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर जो मेम्ब्रेन है सेल का वो थिक हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो थिकनेस के साथ डिफ्यूजन का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ। तो वहां पे भी जो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर भी गैसियस एक्सचेंज कम होता है क्योंकि थिकनेस ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, द सेकंड टाइप इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द थर्ड टाइप व्हिच इज नोन एज non-ionic diffusion। नॉन आयनिक डिफ्यूजन, ये हमारे पास वो किस्म की डिफ्यूजन है जिसमें सब्सटेंसेस जो है हमारे पास नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में डिफ्यूज होते हैं, लेकिन जब वो आयनाइज्ड हो जाते हैं फिर वो डिफ्यूज नहीं होते। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच substances diffuses in unionized and non-ionized state, but can't diffused in ionized form। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास NH3। ठीक है, ये जो अमोनिया है ये हमारे पास नॉन आयनाइज्ड स्टेट में क्या होता है? डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जब ये डिफ्यूज हो जाता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चला जाता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चला जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल अगर ये NH3+ के साथ मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है? आयनाइज्ड फॉर्म में हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। अब दिस अमोनियम विच इज आयनाइज्ड फॉर्म कैन नॉट डिफ्यूज्ड। ठीक है, सो याद रखिए द थर्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन आयनिक डिफ्यूजन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द फोर्थ टाइप ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट व्हिच इज नोन एज osmosis, which is known as osmosis। osmosis को याद रखने के लिए पहले दो चीजें याद रखिए, एक को हम कहते हैं सोडियम और दूसरे को हम कहते हैं वाटर। रिमेंबर, सोडियम विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ solute और वाटर विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, अब याद रखें कभी कभी हमारे पास वाटर जो सोडियम है, याद रखें सोडियम ऑलवेज ड्रैग वाटर
अब जब सोडियम वाटर को लेके जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी इस दौरान वाटर चला गया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, लेकिन किसके थ्रू? सोडियम के थ्रू, सॉल्यूट के थ्रू। तो सच टाइप ऑफ कंसंट्रेशन या सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द सेकंड वन, which is active transport. The second type is active transport. Okay, active transport again needs energy. The transport which happens with the use of energy. The transport which happens with the help of energy. एनर्जी क्या है? एटीपी। यानी एटीपी की जरूरत पड़ती है। इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट यूजेस एनर्जी डायरेक्टली। ये डायरेक्टली एनर्जी यूज करते हैं। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट यूजेस एनर्जी इनडायरेक्टली। ठीक है, इट यूजेस energy indirectly. How? Now we will discuss it. ठीक है, so let me clear the first page. Now I am going to discuss the first one, which is primary active transport. ठीक है, primary active transport को discuss करते हैं। It uses energy यानी एटीपी डायरेक्टली। ये डायरेक्टली एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, हाउ? बिकॉज दे हैव देयर ओन एटीपीएजेस। क्योंकि इसके पास अपने क्या है? एटीपीएजेस है। ठीक है, कौन कौन से है इसके पास? नंबर 1 सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, दूसरा हाइड्रोजन या प्रोटॉन पंप या हाइड्रोजन एटीपीएज, और तीसरा इसके पास अपना है कैल्शियम एटीपीएज। ठीक है, इसके पास अपने एटीपीएज है, इसलिए ये एनर्जी को डायरेक्टली यूज करता है। क्लियर? नाउ हाउ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज देयर एटीपीएजेस। ठीक है, सो लेट मी टेक द वन एग्जांपल, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। ये एक एग्जांपल लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये काम करता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। ठीक है, ओके, याद रखिए ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएज जो है, इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन।
ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस जो है, इसके हमारे पास 2 यूनिट्स है। इस चैनल, इस प्रोटीन का क्या है? 2 यूनिट्स है। एक को हम कहते हैं अल्फा, दूसरे को हम कहते हैं बीटा। ओके, याद रखें अल्फा के पेयर मजीद 3 है। नंबर 1 अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। इसी तरह बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू गाइस। For example, we have a cell. Okay, this cell contains what? Sodium potassium ATPase. ठीक है, दिस चैनल प्रोटीन नोन एज सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। ठीक है, ये इसका हो गया अल्फा, ये इसका हो गया बीटा। ठीक है, नाउ रिमेंबर, ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस क्या काम करता है? ये हमारे पास ये सोडियम और पोटाशियम, जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस है, ये हमारे पास सोडियम को, किसको? सोडियम को बेचता है आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और पोटाशियम को लेके आता है इनसाइड द सेल। इस सोडियम पोटाशियम एटीपीएस का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम को सेल से बाहर भेजता है और बाहर से सेल पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर कितने सोडियम्स को ये बाहर भेजता है और कितने पोटाशियम को ये अंदर लेके आता है? सो रिमेंबर, ये एट वंस 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सोडियम पोटाशियम का रेशो क्या है? रेशो है इसका 3:2। क्लियर हो गया? 3:2 है हमारे पास क्या? सोडियम पोटाशियम का इनफ्लक्स एंड आउटगोइंग। सॉरी, इनफ्लक्स अपोजिट क्या है? डोंट नो। तो रेशो क्या है इसका? सोडियम एंड पोटाशियम का 3:2। अब रिमेंबर कि ये जो 2 यूनिट्स है अल्फा एंड बीटा, द अल्फा यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में अल्फा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स what? It contains linked parts। यानी इस सोडियम के अंदर, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस के अंदर जो अल्फा है, इसके पास लिंक्ड पार्ट्स है। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, और दूसरे को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर पार्ट। ठीक है, रिमेंबर, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, इट अटैच, ये अटैच करता है क्या? पोटाशियम को।
और जो इंट्रासेल्यूलर है इट अटैच सोडियम एंड एटीपी। ठीक है, सो द अल्फा यूनिट ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ sir, what are the functions of sodium potassium ATPase pump? What are the functions? ठीक है, फंक्शन क्या है इसकी याद रखें। पहला फंक्शन जो है वो ये है कि इट मेंटेन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेल। ये सेल के अंदर वाटर का वॉल्यूम क्या करता है? मेंटेन करता है। कैसे? सोडियम को बाहर भेजता है कि नहीं? अगर इन केस सेल के अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया तो ये क्या करता है? नॉर्मली सोडियम को बाहर भेजता है। और आई टोल्ड यू कि सोडियम ऑलवेज ड्रैग वाटर, तो ये सोडियम अपने साथ सेल के अंदर से वाटर भी लेके चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाटर का बाहर लेके जाएगा तो सेल के अंदर जो वाटर का लेवल है, वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। सो याद रखें, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है? इट मेंटेन वॉल्यूम ऑफ द वाटर। दूसरा, इट कंट्रीब्यूट्स इन आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। कितना? -4 मिलीवोल्ट जो भी यूनिट है, -4। ठीक है। तीसरा, ये करता है इनडायरेक्ट, इट इज अ इनडायरेक्ट एनर्जी सोर्स फॉर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट यूज एनर्जी, ठीक है, डायरेक्टली बिकॉज दे हैव देयर ओन एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, हाइड्रोजन एटीपीएस, कैल्शियम एटीपीएस। if you take the example of sodium potassium ATPase, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, 2 यूनिट्स अल्फा बीटा। अल्फा जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे पास पोटाशियम और सोडियम की एक्सचेंज जो है वो करता है। ठीक है, इसके फंक्शन है इट मेंटेन वॉल्यूम ऑफ इट मेंटेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सेल, इट कंट्रीब्यूट्स इन आरएमपी एंड इनडायरेक्ट एनर्जी सोर्स फॉर द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द सेकंड वन, which is secondary active transport. Secondary active transport, ठीक है। And this transport substances moves in this transports 2 or more than 2 substances moves in same और ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जो है वो या तो सेम डायरेक्शन में मूव होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब रिमेंबर, अगर सेम डायरेक्शन है, नंबर 1 सेम डायरेक्शन, सब्सटेंसेस मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो सब्सटेंसेस जाते हैं उसको हम दूसरा नाम देते हैं को ट्रांसपोर्टर। सो हम क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम ग्लूकोज,
सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। दूसरा है हमारे पास सब्सटेंसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सब्सटेंसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम दूसरा नाम देते हैं एक्सचेंजर्स। क्या नाम देते हैं? एक्सचेंजर्स। इसकी एग्जांपल है क्लोराइड एंड कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज। ठीक है, Cl नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव एक्सचेंजर्स। नेक्स्ट याद रखिए, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह काम करता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, वी विल डिस्कस दिस ऑन द डायग्राम। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेल। ठीक है, here we will draw blood vessels। ओके, सेल का इधर पे लिख दो, ब्लड वेसल सेल। सेल का वो साइड जो ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होता है, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? बेजो लेटरल सरफेस। ठीक है, और जो इस ब्लड वेसल्स के अपोजिट होता है, इसको हम कहते हैं एपिकल सरफेस या स्पेस। एपिकल सरफेस। ठीक है, अब देखिए, in primary transport, in the primary active transport, what happens? हमारे पास सोडियम जो है कितने? 3 सोडियम्स moves outside the cell, और इसके बदले में 2 पोटाशियम्स कम्स इनसाइड द सेल। कहां पे? सोडियम पोटाशियम एटीपीएज में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये सोडियम बाहर जा रहे और कम, और पोटाशियम कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो सोडियम है, इसका लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम सोडियम का लेवल सेल के अंदर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब रिमेंबर, जब सोडियम का लेवल सेल के अंदर डिक्रीज हो गया, तो सेल के बाहर क्या हो जाएगा? सोडियम का लेवल सेल के बाहर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब बाहर इंक्रीज, इनसाइड डिक्रीज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया कि नहीं? वेरी गुड, बन गया। सो दिस सोडियम विल कम इनसाइड टू द सेल। दिस सोडियम विल कम इनसाइड टू द सेल। ये सोडियम अपने पास ग्लूकोज को भी अंदर लेके आता है। ठीक है, सो अब देखिए, इस ट्रांसपोर्ट को जो हुआ है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सेकेंडरी तब होगा जब प्राइमरी होगा। प्राइमरी पहले इसको सोडियम बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से सोडियम कम हो जाएगा, फिर सेकेंडरी उसके बाद काम करेगा। तो ये जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हुआ है इनटू द सेल, ये कब हुआ? जब पहले प्राइमरी ने काम किया। मतलब प्राइमरी ने इसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया, तब जाके सेकेंडरी हुआ। ठीक है,
तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्राइमरी है ये डायरेक्ट एनर्जी सोर्स है, डायरेक्ट एनर्जी सोर्स यूज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है तो डिफ्यूजन के थ्रू सोडियम अंदर आ जाता है, जो सब्सटेंस होता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, सो रिमेंबर कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर होगा यहां तक? वेरी गुड। अब देखिए, ये जो सोडियम और पोटाशियम का एक्सचेंज हुआ है इन द बेसोलेटरल, ये हमारे पास जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हुआ है उसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। और यहां पे जो सोडियम और ग्लूकोज की इनफ्लक्स हुई है, इट इज विद द हेल्प ऑफ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। इस सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसका नाम है SGLT। सोडियम में पहले S आता है, ठीक है, सोडियम में S, G इज फॉर ग्लूकोज, सो सोडियम ग्लूकोज लिंक हुए हैं एक दूसरे के साथ, ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। ठीक है, SGLT भी इस ट्रांसपोर्टर को कहते हैं, SGLT ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब रिमेंबर कि जो SGLT है ये दो होते हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं SGLT1 और दूसरा है SGLT2। जो T1 है ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, और जो 2 होता है इट इज प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया? नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड द थर्ड टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या the third type of transport, cellular transport, which is a vesicle transport. We have a third type of transport which is known as vesicle transport. ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये डिफ्यूजन होता है in the form of vesicles, in the form of वेसिकल्स। ठीक है, दूसरा, इसके लिए एनर्जी जो है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। दूसरा, वेसिकल ट्रांसपोर्ट जो है, देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, ठीक है, दिस इज अ सेल। क्या होता है कि ये जो वेसिकल्स है ये सम टाइम मूविंग आउटसाइड फ्रॉम द सेल, ये वेसिकल्स मूविंग आउटसाइड फ्रॉम द सेल, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जब ये वेसिकल मूव इनटू द सेल इट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सो इन वेसिकल ट्रांसपोर्ट्स हैविंग टू टाइप्स, एक्सोसाइटोसिस और दूसरा है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, याद रखिए ये दोनों के लिए, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के लिए इट रिक्वायर्ड कैल्शियम। ठीक है, इसके लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। बट रिमेंबर कि विद द कैल्शियम these both exocytosis and endocytosis required some proteins which is known as, for exocytosis the protein required is snare protein, a group of protein known as snare proteins.
और फॉर एंडोसाइटोसिस वी हैव अ प्रोटीन रिक्वायर्ड नोन एज क्लेरेटिन। ठीक है, याद रखिए जब भी वेसिकल्स आउट ऑफ द सेल जाते हैं, एक इसके लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, दूसरा इसके साथ एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है विच इज नोन एज स्नेयर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। इसी तरह जब वेसिकल इनसाइड द सेल आता है तो इसके लिए कैल्शियम भी रिक्वायर्ड है और साथ साथ में एक किस्म की प्रोटीन विच इज नोन एज क्लेरेटिन, ये भी रिक्वायर्ड है इसके लिए। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन विच इज एंडोसाइटोसिस। Let me tell you something about endocytosis. ठीक है, एंडोसाइटोसिस याद रखें, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंडोसाइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है प्रोटीन नोन एज क्लेरेटिन। ठीक है, दूसरा एंडोसाइटोसिस के हमारे पास दो किस्म के हैं, बल्कि तीन किस्म, 3 टाइप्स। नंबर 1, एक है हमारे पास फेगोसाइटोसिस। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पेनोसाइटोसिस। ठीक है, और एक है हमारे पास रिसेप्टर डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस। समटाइम इन आवर बॉडी व्हाट हैपेंस कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन। दिस इनगल्फिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इनगल्फिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पेनोसाइटोसिस, समटाइम स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं और हमारे सेल उसको क्या करते हैं, पेंच कर देते हैं। ठीक है, उस फ्लूइड फिल्ड से को हम क्या कहते हैं, पेनोसाइटोसिस। पेंचिंग ऑफ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। ठीक है, और एक होता है फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल। इस सेल के ऊपर हमारे पास होता है रिसेप्टर। ठीक है, सेल रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल अटैच होता है विच इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL। ठीक है, ये DL जाना चाहता है इनसाइड द सेल। ठीक है, लेकिन इसको अंदर जाने के लिए एक किस्म की प्रोटीन रिक्वायर्ड है विच इज नोन एज क्लेरेटिन। ठीक है, क्लेरेटिन, ये क्लेरेटिन इस रिसेप्टर को इस एबल बनाता है कि ये LDL इनसाइड द सेल चला जाए। तो ये जो अभी फेगोसाइटोसिस हुई है, इट इज विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। सो द थर्ड टाइप ऑफ फेगोसाइटोसिस इज अ रिसेप्टर डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस। ठीक है, सो वी हैव अ 3 टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, पेनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब देखिए दूसरा है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, याद रखें एक्सोसाइटोसिस के अंदर कि इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है, इट रिक्वायर्ड snare protein, a group of protein known as snare proteins। ठीक है, इसके लिए रिक्वायर्ड है snare protein। We have a type of snare protein which is known as synaptobrevin। It is a type of snare protein। ये एक
स्नेयर प्रोटीन का एक टाइप है। और ये साइनेप्टोब्रेविन क्या करता है, इट एक्टिवेट एक्सोसाइटोसिस ऑफ कैटाकोलम, नो, it activate exocytosis of acetylcholine, a neurotransmitter. acetylcholine न्यूरोट्रांसमीटर है। It activate exocytosis of acetylcholine, which is a neurotransmitter. Acetylcholine mainly functions in muscles contraction, ठीक है, मसल्स कंट्रैक्शन। क्लियर। अब याद रखिए, एक किस्म की टॉक्सिन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ब्यूटोलिनम टॉक्सिन, ठीक है। ये ब्यूटोलिनम टॉक्सिन जो है हमारे पास इस साइनेप्टोब्रेविन जो प्रोटीन है इनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ब्यूटेनिलम टॉक्सिन क्या करता है, डिस्ट्रॉय साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन्स। दिस साइनेप्टोब्रेविन इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीजिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन। अगर ये साइनेप्टोब्रेविन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्यूटेनिलम टॉक्सिन, इट काज अ डिजीज नोन एज फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। वन मोर थिंग रिमेंबर, फॉर एग्जांपल इधर पे देखें इस डायग्राम को, फॉर एग्जांपल एक वेसिकल है और उसकी क्या हो गई, एंडोसाइटोसिस हो गई, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और उसी टाइम इस वेसिकल की क्या हो जाए, एक्सोसाइटोसिस भी हो जाए, ठीक है। एक वेसिकल है, इसकी क्या हो गई, एंडोसाइटोसिस हो गई और साथ साथ ये सेल से वापस निकल गया, एक्सोसाइटोसिस भी हो गई, ठीक है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को जिसमें एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एक साथ होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको, ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। या इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इधर पे लिख के इसके साथ सेम टू सेम एक साथ में हो गए तो इट इज ट्रांससाइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांससाइटोसिस। या इसको हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांसपेम्पसिस, ट्रांसपेम्पसिस, ठीक है। इसको हम ट्रांसपेम्पसिस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? Please, if you have a question, please put your question inside the comment section. We will answer you. See you in the next class. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।